रिलीजन से जुड़े इतने केसेस देखकर हमारे मन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर ये देश कहाँ जा रहा है। क्या रूलिंग पार्टी का एक मेन एजेंडा है रिलीजियस डिस्प्यूट्स क्रिएट करके बंटवारा करने का? ये हमारा नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल का कहना है। पॉलिटिक्स पर कमेंट करने के साथ ही उन्होंने एक हालिया इंटरव्यू में एक ऐसी शॉकिंग बात कही है जो सुनकर आप चौंक जाओगे, और एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पास करवाने के टाइम जनता से छुपा रही थी। तो क्या है ये मुद्दा, क्या है ये इम्पोर्टेंट बात, चलिए देखते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में एक काफी बिजी डे रहने वाला है, जहां सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच कंप्राइजिंग ऑफ जस्टिसेस संजय कुमार और केवी विश्वनाथन वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ और फेवर में जुड़े प्लीज की सुनवाई करेगी, और साथ ही उनके सामने रिलीजियस कन्वर्जन से भी जुड़े कई पिटिशंस रखे जाएंगे। तो सिंपल शब्दों में 16 अप्रैल का दिन सुप्रीम कोर्ट में काफी इवेंटफुल होगा, वो भी तब जब एक महीने के अंदर ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना रिटायर भी कर जाएंगे और देश के नेक्स्ट सीजेआई बनेंगे जस्टिस BR गवई। अब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर काफी झगड़े और बहसा बहसी देखने को मिली है और 10+ पिटिशन सुप्रीम कोर्ट आ पहुंची है। लेटेस्ट पिटिशन जो महुआ मोइत्रा ने फाइल की थी, उसमें उन्होंने एक्ट को चैलेंज करने के साथ साथ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा इस बिल को डिस्कस करने के प्रोसेस को भी चैलेंज किया है। और जो बात सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी उठाई है कि इस बिल को एक्ट बनाने के बीच कोई प्रॉपर डिस्कशन नहीं हुआ, जिसके साथ ही उन्होंने एक मेजर क्वेश्चन रेज किया कि आखिर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत क्या थी। यहाँ शांत नहीं होते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने आगे रूलिंग गवर्नमेंट की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को भी हाईलाइट किया और कहा कि कैसे इस सरकार का काम बंटवारा करवाने का है। अगर इस सरकार का आप रवैया देखो तो 2014 के बाद इनका एक नेशनल एजेंडा है, और नेशनल एजेंडा पॉलिटिकल एजेंडा भी है और सरकार का एजेंडा भी है। और वो एजेंडा ये है कि भाई रोज़ के रोज़ कोई ना कोई ऐसे मुसलमानों के प्रति विवादित सवाल खड़े करो ताकि समाज में बंटवारा हो जाए, हाँ, और एक एंटी मुस्लिम मूवमेंट चले ताकि हिंदू वोट हम बटोर लें। हालांकि अब हम उस बात पे आते हैं जो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास करने के समय छुपाने की कोशिश की थी, और वो थी चुपके से एंट्री ऑफ सेक्शन 3D, जो कहता है कि कोई भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट और एरिया वक्फ डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। इस मामले में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने क्या शॉकिंग बातें कही है, चलिए देखते हैं। जो शायद जनता को मालूम नहीं है, उन्होंने ये कहा कि कोई भी अगर प्रॉपर्टी कम्स अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट, हाँ, जैसे संभल, हाँ, उस पे वक्फ लागू हो ही नहीं सकता। जो पुरातत्व विभाग की अगर वो वक्फ लागू हो ही नहीं सकता। मतलब कि इन्होंने ये तय कर लिया इस कानून से कि जहां जहां भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं वक्फ प्रॉपर्टी पे, उस पे वक्फ की कोई लागू हो ही नहीं सकता। ये इन्होंने लोकसभा में एन मौके पे आखिर में जाकर कानून लिया, संशोधन कर दिया। तो जब मैंने इसी वक्फ बिल में, इसी में, और ये डिस्कस नहीं हुआ था? ना, मुझे मालूम ही नहीं था। जब मैंने राज्यसभा में ये डिबेट में हिस्सा लिया तो मुझे खुद नहीं मालूम था। तो अब मैंने जब कानून पढ़ा तो ये भी इसमें है। तो आपको लगता है कि कई ऐसी संस्थाएं हैं यहाँ जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट में प्रोटेक्टेड है, उसमें वक्फ लागू ही नहीं होगा। तो ये तय करेंगे क्या करना क्या नहीं करना। अब इस नए एक्ट में एक काफी इम्पोर्टेंट बात भी की गई है, जब कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट उठ जाए कि वो वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं। इस मामले में एक्ट कहता है कि ऐसे डिस्प्यूट के केस में स्टेट गवर्नमेंट कलेक्टर के ऊपर रैंक वाले किसी ऑफिसर को अपॉइंट करेगा इस मामले से डील करने के लिए। हालांकि कई प्लीज जो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, उन्होंने इस सेक्शन को काफी क्रिटिसाइज किया है। जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर सब कुछ सरकार बन गई है, ऐसी बातें पिटिशन में कही गई है, और इससे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी अग्री किया है। और अगर झगड़ा सरकार और वक्फ के बीच में हो तो जो सरकार का कलेक्टर है वही तय करेगा, मतलब कि ही विल बी अ जज इन नो कॉज। रीसेंट पिटिशंस में एक और बात हाईलाइट की गई है, और वो है सेक्शन 104 का रिमूवल फ्रॉम द न्यू वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। सेक्शन 104 में स्टेटेड था कि किसी भी नॉन मुस्लिम व्यक्ति के डोनेशन को लीगल माना जाता था, और इस मामले में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने राज्यसभा में क्या कहा था, एक बार फिर से सुन लेते हैं। लीजिए कि मेरे पास कुछ संपत्ति है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ या ईसाई हूँ या सिख हूँ,
मैं उसको चैरिटी में देना चाहता हूं, तो कौन उसको रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। और इतिहास में जो ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि देयर वाज अ राइट ऑफ नॉन मुस्लिम्स आल्सो टू मेक अ वक्फ, और 1954 में और 1995 में जो प्रावधान लाया गया उसमें यह लिखा गया कि केवल मुसलमानों को वक्फ बना सकते हैं, कोई और नहीं बना सकता, प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। और 2013 में जो संशोधन लाया गया, ये जो रोक थी वह खत्म हो गई। अब ये जो 2024 का अभी कानून बना है, उसमें वापस ये कहा गया कि केवल मुसलमान ही वक्फ दे सकते हैं। वो तो अलग बात है, मैं केवल छोटी सी बात रखना चाहता हूं। मैं एज फार एज द 17th century, and I'll give you a judgment of the Madras High Court, which observed that it is common for the Hindu zamindars to have Muslims in their territories to make Muslim endowments. Similarly, in Arur Singh versus Badr Deen, Lahore High Court upheld the right of a Hindu to make waqf of his property for a Muslim graveyard. After independence, Nagpur High Court upheld the right of a non-Muslim to create waqf. और हमारे प्रधानमंत्री जी, इनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, हमेशा कहते हैं वन नेशन वन लॉ। तो अगर वन नेशन वन लॉ होना है तो बताइए भाई साहब कि ये केवल कहना कि मुसलमान ही वक्फ दे सकते हैं, ये किस किस्म का लॉ है? ये किस किस्म का लॉ है? और ये भी कहना कि मुसलमान को पहले 5 साल मुसलमान बने फिर तय करना होगा कि तुम वक्फ दे सकते हो कि नहीं। अरे भाई, प्रॉपर्टी मेरी, मालकियत मेरी, चैरिटी में मैं देना चाहता हूं, आप कौन होते हो कहने को नहीं दे सकते? ये कौन सा कानून है? ये छोटी सी बात है, ये कौन सा कानून है? मैं हिंदू हूं, हिंदू होकर भी मैं दे सकता हूं। ये तो मेरी मर्जी है ना, प्रॉपर्टी तो मेरी है, आपका तो कोई हक नहीं। तो पहली बात तो ये कि ये आपने प्रावधान रखा क्यों? अगर आप वन लॉ वन नेशन वन लॉ की बात करते हो कि सारे धर्मों पे लागू करो, कोई भी दे सकता है। पहली बात ये। दूसरी बात एक नड्डा साहब ने बड़ी अच्छी कही कि देखिए ये कितनी एकर्स प्रॉपर्टी औकाफ की है, वक्फ की है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि देयर आर 32 वक्फ बोर्ड्स। तो ये सारी बातें सुनने के बाद आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें बताइए एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।